हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ज्योत्सना पॉल जी की लिखी हुई एक अनोखी प्रेम कहानी का फर्स्ट भाग। तो चलिए आज की हमारी नई कहानी शुरू करते हैं। बहुत देर से जूही अपनी बेटी लेखा के लिए चाय बनाकर प्रतीक्षा कर रही है। रोज वो कॉलेज से आकर माँ के साथ बैठकर चाय पीती है और दिन भर क्या क्या घटित हुआ सारी बातें माँ को बताती है। आज न जाने क्यों आने में इतनी देर कर दी उसने। जब भी लेखा कॉलेज से देर से आती है जूही को चिंता सताने लगती है। अपनी बेटी को लेकर जूही बहुत पजेसिव है। क्यों ना हो, उसकी माँ और पिता दोनों ही तो वही है। कितनी कठिनाई का सामना करके तिल तिल करके उसे बड़ा किया है। जब बच्ची थी तब भी तो कभी वो बीमार हो जाती तो कितना विचलित हो जाती थी। एक अकेली माँ के लिए विचलित होना स्वाभाविक भी है। पहले तो उसके मॉम डैड दोनों सक्षम थे तो उनको सहारा मिल जाता था, परंतु अब तो डैड भी नहीं रहे और मोम की भी उम्र हो जाने के कारण अब सक्षम नहीं रही। मोम की देखभाल करना भी तो जूही का एक दायित्व है, क्योंकि वो इकलौती संतान है। पितृ संपत्ति के साथ साथ मोम डैड को संभालने का उत्तरदायित्व भी तो जूही को मिला है। जूही ने सदैव अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन किया है, परंतु न जाने क्यों बेटी को तनिक भी कुछ हो जाए तो चिंतित हो उठती है, विचलित हो उठती है। इसका कारण ये हो सकता है कि उसके जीवन का वही एकमात्र सहारा है। सगे संबंधियों से तो बहुत पहले से ही संबंध टूट चुका है। वैसे भी सगे संबंधी तभी आते हैं जब उन्हें कोई लाभ हो, अन्यथा आजकल कौन किसका दुख बांटने आता है। घर में चहलकदमी करते हुए जूही मुख्य द्वार पर आकर खड़ी हो गई तो रेखा को आते हुए देखा। मुख्य द्वार पर आते ही माँ को चिंतित देखकर लेखा ने पहला प्रश्न किया, मम्मा आप यहाँ दरवाजे में क्यों खड़ी हो? बहुत चिंतित भी दिखाई दे रही है। आज इतनी देर क्यों लगा दी बेटा? तूने आने में देर की इसीलिए चिंता हो रही थी। मम्मा अब मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ कि जरा जरा सी बात में आप डरने लग जाओ। आप इतनी डरपोक कब से हो गई? बचपन से मैंने देखा है आपको निडरता से सारी मुश्किलों का सामना करते हुए। आप तो केवल मुझे ही नहीं नाना नानी को भी संभाल लेती थी। कुछ दिनों से मैं देख रही हूँ आप मुझे लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन ले रही हो। तू नहीं समझेगी बेटा, मैं क्यों टेंशन लेती हूँ। तू चल हाथ मुँह धोकर फ्रेश हो जा। चाय बनाकर रखी है, ठंडी भी हो गई होगी, दोबारा गर्म करके देती हूँ। आप भी ना मम्मा मुझे छोटी बच्ची समझती हो। अब मैं एमबीए फाइनल ईयर की स्टूडेंट हूँ। आप हो कि मुझे अभी भी स्कूल की बच्ची समझती हो। आपको क्या परेशानी है मुझसे शेयर किया करो। आप इस तरह चिंता करती हो तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता। लेखा हाथ मुँह धोकर तरोताज़ा होने चली गई। चाय की प्याली हाथ में थमाते हुए जूही ने पूछा, चाय के साथ बिस्किट या कुछ और लेगी क्या लेखा? मॉम के लिए मैंने थोड़ा सा उपमा बनाया था, तुझे खाना है तो देती हूँ। नहीं मम्मा आज मुझे भूख नहीं है। क्यों भूख नहीं है? रोज तो तुम आकर हंगामा मचा देती हो, मम्मा भूख लगी है भूख लगी है। थोड़ा सा इंतजार भी नहीं करके बनता जब तक मैं कुछ बनाऊँ, इसीलिए रोज मैं कुछ न कुछ बनाकर रख देती हूँ। फिर आज क्या हो गया? सवालिया नज़र से बेटी को देख रही थी जूही। आज मैं सूर्यांश के साथ सीसीडी चली गई थी। कॉफ़ी के साथ दोनों ने मिलकर एक सैंडविच खाया। मुस्कुराते हुए लेखा ने कहा। सूर्यांश की बात सुनते ही जूही को चिंता होने लगती है। स्कूल से सूर्यांश से लेखा की दोस्ती है और इस दोस्ती को एक सीमा तक रखने के लिए जूही और उसके मॉम डैड तीनों समझाते रहे। कुछ दिन लेखा चुप रहती थी, फिर वही ढाक के तीन पात। दोनों की दोस्ती कम होने की बजाय कॉलेज जाते जाते और बढ़ गई। सूर्यांश अब एक परिचित नाम हो गया था जूही के परिवार में। जब भी लेखा सूर्यांश को लेकर बात करती है तो जूही को अपना अतीत याद आ जाता है। फिर उसके मन में बैठा एक अनजान भय उसे सताने लगता है। कहीं ऐसा तो नहीं लेखा सूर्यांश को चाहने लगी है? मुझे तो हमेशा यही कहती है। वो मेरा बहुत अच्छा कॉलेज फ्रेंड है। हम दोनों एक दूसरे की चीज़ें शेयर किया करते हैं। कई बार वो मुझे अपने नोट्स देता है, कई बार मुझसे लेता है। जब वो क्लास में नहीं आता तो क्लास सुनी सुनी लगती है। बहुत बड़े बिजनेसमैन का बेटा है, मगर उसके स्वभाव से लगता ही नहीं। उसे इस बात का जरा सा भी घमंड नहीं कि उसके डैड बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। बिजनेसमैन शब्द सुनते ही न जाने क्यों जूही का दिल जोर जोर से धड़कने लगता।
बड़े बाप के बेटे का क्या भरोसा, आज प्यार का दिखाया कल देखा तो पहचाना ही नहीं, इसीलिए इन अमीरजादों से दूर ही रहना चाहिए। इतना चुप होकर क्या सोच रही हो? मेरी बातों का कोई जवाब भी नहीं दिया। लेखा ने मम्मी को पकड़कर झकझोरा। जूही जैसे अचानक नींद से जाग उठी। हाँ हाँ बेटा, क्या कहा तूने? कॉफी और सैंडविच खाकर आई है सूर्यांश के साथ। बेटा, मैंने पहले भी कहा है और अब भी कह रही हूँ, भले ही सूर्यांश तेरा क्लासमेट है, मगर है तो अमीर बाप का बेटा। इन अमीरजादों से दूरी बनाकर रखना ही बेहतर है बेटा। हम ठहरे हायर मिडिल क्लास के लोग, उन लोग और वो लोग अमीर लोग, हमारा उनका कोई तालमेल नहीं। जूही ने चिंता जताई। मम्मा, सूर्यांश ऐसा लड़का नहीं है, बहुत अच्छा लड़का है। तुम मुझसे मोरल क्लास में कई बार मिल चुकी हो, परंतु तब वो बहुत छोटा था। अब मिलोगी तो उसके विचार जानकर बहुत अच्छा लगेगा। हो सकता है तुम्हारी शिक्षा ने उसे बदल दिया। तुम्हें बहुत रिस्पेक्ट करता है। एक दिन ले आऊंगी उसे, मिल लेना, फिर अपनी मन की चिंता दूर कर लेना। मैं उससे मिलकर क्या करूंगी बेटा? तेरा क्लासमेट है, क्लास तक ही रहने दे, घर लाने की क्या आवश्यकता है? केवल क्लासमेट ही नहीं है मम्मा, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मुझे बहुत पसंद करता है। तू भी पसंद करती है क्या? हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। सब लोग तो सबसे पहले मेरे डैड का नाम पूछते हैं, उनको माँ के नाम से कोई मतलब ही नहीं होता। तुम सोचती हो हमारा समाज बदल गया है, परंतु पढ़ लिख कर भी लोगों की सोच नहीं बदली। एक अकेली माँ अपनी बेटी को पाल रही है, स्ट्रगल कर रही है, इसका तो कोई मूल्य ही नहीं लोगों के पास। उनको तो सबसे पहले डैड का नाम पूछना होता है। तुमने मुझे डैड का नाम कभी बताया ही नहीं, तो मैं कैसे बताऊं लोगों को? मगर सूर्यांश ऐसा नहीं है, उसने कभी मेरे डैड का नाम नहीं पूछा, बल्कि हमेशा यही कहता है कि आजकल लड़के और लड़की दोनों एक जैसे हैं, कोई किसी से कम नहीं। पहले लड़कियों को बंधन में रखा जाता था, मगर आजकल जब लड़कियों को मौका मिलने लगा है तो वे भी अपनी क्षमता दिखाने लगी है ना मॉडर्न ख्याल। इसीलिए तो मुझे बहुत पसंद है वो। जब भी लेखा अपने डेट के बारे में बात करती है तो जूही असहज हो जाती है। उसके माथे पर चिंता की कई रेखाएं उभर आती हैं। दिल की धड़कनें बढ़ने लगती है। उसे लगने लगता है फिर लेखा अपने डेट के बारे में पूछेगी और मेरे पास कोई उत्तर नहीं होगा। नाराज होकर वो चली जाएगी और मैं आंसू बहाती रहूंगी। केवल दोस्त है या उससे आगे भी? जूही अचानक रुक गई। उसे लगा ये प्रश्न नहीं करना चाहिए। मम्मा, मैं आपसे कुछ छुपाना नहीं चाहती। आई लव हिम, लेखा ने स्पष्ट कहा। जूही को जिस बात का भय था वही बात आज सामने आ गई। ये भय इसलिए नहीं कि बेटी को किसी से प्यार हो गया। प्यार तो एक पवित्र बंधन है, एक पवित्र शब्द है, परंतु प्यार हमेशा बराबर वालों में ही हो तो ही वो प्यार सफल होता है। उसे एक दिशा मिलती है, मंजिल मिलती है, वरना कितने प्यार अधूरे रास्ते पर ही सिसक सिसक कर दम तोड़ देते हैं। जूही का अनुभव यही कहता है। बेटा, सूर्यांश एक बहुत बड़े बिजनेसमैन का बेटा है, हमारा उससे कोई तालमेल नहीं है। उसके डैड कभी नहीं चाहेंगे कि एक अपर मिडिल क्लास लड़की से उनकी बेटी की शादी हो। ऐसे रिश्ते बहुत देर तक नहीं टिकते। तुम आगे कदम मत बढ़ाओ, दोस्त है दोस्त की तरह रहो, इसी में तुम्हारी और तुम्हारी माँ की भलाई है। कहते कहते जूही की आंखें नम हो गई। मम्मा, इतनी जल्दी मुझे शादी करने की इच्छा भी नहीं है। आजकल वैसे भी यंग जनरेशन शादी तब तक नहीं करती जब तक कि वो दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से परख ना ले, और परखने के लिए दोनों को एक साथ रहना बहुत आवश्यक है। MBA कंप्लीट होते ही मैं नौकरी के लिए अप्लाई करूंगी और सूर्यांश तो अपने बिजनेस में लग जाएगा। उसके बाद मैंने और सूर्यांश ने लिव इन रिलेशनशिप में रहने का मन बनाया है। बड़ी सहजता से सारी बातें कह दी लेखा ने। शायद आज की यंग पीढ़ी काफ़ी निर्भीक हो गई है। लिव इन रिलेशनशिप का नाम सुनते ही जूही का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसे अपनी बेटी का भविष्य खतरे में दिखाई दिया। डरते डरते शब्द चबाते चबाते उसने कहा, बेटा, तुम लिव इन रिलेशनशिप में विश्वास करती हो? तुम्हारे विचार से ऐसा रिश्ता अच्छा होता है तो इसमें बुराई क्या है मम्मा? अब लोग अडल्ट है, हम कोई भी निर्णय लेने के लिए बिल्कुल आज़ाद है, कानून भी हमारा साथ देता है। ऐसे में इससे डरने की क्या बात है? विदेश में तो ऐसे रिश्तों को बहुत अच्छा माना जाता है। अगर पार्टनर पसंद नहीं आया तो अलग हो जाओ, बेधड़क कहा लेखा ने। ऐसा रिश्ता टूटने के बाद डिप्रेशन नहीं होता, बदनामी नहीं होती। काहे का डिप्रेशन मम्मा, और काहे की बदनामी? ये सब हमारे समाज में नॉर्मल हो गया है। जाने कितने लड़के लड़कियां ऐसे रिलेशन में रहते हैं और मस्त बिंदास रहते हैं। एक आप हो के पुराने ख्यालों को मन में लेकर बैठी हो, बदलना ही नहीं चाहती।
लड़कों के लिए बदनामी न सही, लड़कियों के लिए तो बदनामी होती है बेटा। हमारे समाज में आज भी लड़कियों को सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता। लड़कियों को अपना सम्मान स्वयं बचा कर रखना पड़ता है। समाज माई फुट, ये समाज देता क्या है सिवाय तकलीफ के। मैंने आपकी पूरी लाइफ में यही तो देखा है। कितने लोग आए आपके दुख दर्द को बांटने के लिए। हमेशा आपको लोगों से टेढ़ी मेढ़ी बातें ही सुनने को मिली है। हमेशा आप पर शक करते रहे, यही ताने देते रहे कि आपके हस्बैंड से अलग रहती हो, हस्बैंड के साथ क्यों नहीं रहती हो, आपके चरित्र पर अंगुली उठाई और न जाने क्या क्या सब याद है मुझे। इसीलिए मुझे इस समाज की परवाह नहीं है। मुझे तो अच्छा लगता है जिसमें मुझे खुशी मिलती है, मैं वही करूँगी। पर मान लो बेटा, अगर लिव इन रिलेशनशिप में रहने के कारण लड़की प्रेग्नेंट हो गई और लड़के ने शादी से इनकार कर दिया तो लड़की क्या करेगी। अपना अतीत याद आते ही जूही के मन को डर के साये ने घेर लिया। ऐसा सवाल क्यों कर रही हो मम्मा? आजकल फैमिली प्लानिंग की बहुत सी चीज़ें मिलती हैं, साइंस काफ़ी एडवांस है। हम कोई नादान बच्चे तो नहीं है कि प्रेग्नेंट हो जाएंगे। फिर भी मान लो गलती से कोई प्रेग्नेंट हो गई तो लड़के से शादी कर लेगी और क्या। वो लड़का तैयार नहीं हुआ, कैसे तैयार नहीं होगा? एक दूसरे से प्यार करते हैं तभी तो लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं। ऐसे में लड़का इनकार कैसे कर सकता है? मैंने न्यूज़पेपर में ऐसी कई घटनाएं पढ़ी है जिसमें ऐसा हुआ है। इसीलिए मुझे डर लगता है। मैं एक बार नहीं 100 बार तुम्हें कहूँगी कि ऐसे रिलेशन में जाने से पहले अपने मन से पूछ लो या फिर अपनी मम्मा का कहना मानो। नहीं मम्मा, सूर्यांश यही चाहता है, मैं मना कर दूंगी तो हो सकता है मुझसे नाराज होकर दूर चला जाए। मैं उसे खोना नहीं चाहती। अगर वो चाहता है मैं उसके साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहूं तो वही सही, परंतु हर कीमत पर वो मुझे चाहिए। मेरे जीवन में एक वही तो है जो मुझे समझता है। अपने निर्णय सुनाकर लेखा का निर्णय सुनकर जूही भय से कांपने लगी और सोचने लगी। डर था जब लेखा बड़ी होगी तब ऐसी समस्या सामने आ सकती है, और आज आ ही गई। मैं अपने जीवन की कहानी उसे सुनाना नहीं चाहती थी, इसीलिए कभी उसके डेट के बारे में नहीं कहा। आज लगता है मेरा अतीत मुझसे चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि तुम अपनी बेटी के साथ अन्याय कर रही हो। उसे अपने डेट का नाम जानने का पूरा अधिकार है। आज मुझे अपनी कहानी उसे बतानी ही पड़ेगी, अन्यथा बहुत देर हो जाएगी। मुझे हर हाल में अपनी बेटी को बचाना है, चाहे मुझे अपनी जीवन की बंद किताब क्यों ना उसके सामने खोलकर रखनी पड़े। मुझे लौटकर 30 साल पीछे जाना पड़ेगा, जिस दिन नानी ने मुझे मॉम डैड की प्यार की कहानी सुनाई थी। जूही ने मन ही मन एक निर्णय लिया। अपनी आंखों के आंसुओं को अपनी हिम्मत बनाई। अपनी कहानी अपनी बेटी को बताने के लिए दृढ़ता से तैयार हुई। लेखा, तुझे अपने डेट के बारे में जानना है ना, तो आ जा, मेरे पास चाय लेकर बैठ जा। आज मैं तुझे सारी बातें खुलकर बताऊंगी, उसके बाद तुझे जो निर्णय लेना हो ले लेना। माँ की बात सुनकर लेखा खुशी से उछल पड़ी। हाँ मम्मा, सच कह रही हो? फिर तो मुझे सारी बातें सुननी है आपके मुंह से। हाथ में चाय का कप लेकर लेखा मम्मी जूही के पास बैठ गई, बड़ी उत्सुकता मन में लिए। आज उसे ऐसा लग रहा था जैसे माँ अपनी अनुभवी आंखों से अपनी पढ़ी हुई कहानी बताने जा रही है। कुछ देर के लिए जूही का मन अतीत की उन गलियों में भटकने लगा जहाँ से उसकी जिंदगी की कहानी शुरू हुई थी। धीरे धीरे उसने कहना शुरू किया, परंतु आज उसके चेहरे पर दृढ़ता है, एक विश्वास है। आईएएस ऑफिसर मुकेश ओबेरॉय अपने समय का एक ख्याति प्राप्त नाम था। ईमानदार और अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठावान होने के कारण पूरे भारत में उसे एक ऐसे अफसर के रूप में जाना जाता था जो किसी से भी नहीं डरता था, झूठ के आगे कभी झुकता भी नहीं था। सच शब्द उसके नस नस में समाया हुआ था। झूठे और धूर्त लोगों से जिसे बहुत घृणा थी। जब भी उसे पता चलता कि कोई गोरख धंधे में फंसा हुआ है तो तुरंत उस पे शिकंजा कस देता, चाहे वो कोई बड़ा नेता हो या फिर कोई बड़ा बिजनेसमैन। इस तरह उसने कई नेता व कई बिजनेसमैन का मुखौटा उतार कर फेंका है, जिसके कारण वो उनके दुश्मन बन गए। इन दुश्मनों में एक नाम है बड़ा बिजनेसमैन अखिलेश चोपड़ा। अखिलेश चोपड़ा की बहुत बड़े बड़े पहुंच बहुत बड़े बड़े नेताओं तक है। अपनी शक्ति का उपयोग करके उसने मुकेश ओबेरॉय को कई बार तबादला करा दिया। सच के रास्ते पर चलने वाला एक ईमानदार आईएएस ऑफिसर मुकेश कभी भी तबादले से नहीं डरता था। वो जहाँ भी जाता उसके कार्य करने का यही अंदाज होता। फिर उस शहर से भी 2-4 दुश्मन पैदा कर लेता, फिर उस शहर से तबादला किसी अन्य शहर में हो जाता। 6 महीने या 1 वर्ष से अधिक वो कभी किसी शहर में टिक नहीं पाया। दिल्ली में उसके कई दोस्त भी बैठे थे,
वे फिर उसे दिल्ली बुला लेते और फिर उसके दुश्मन उसका तबादला करा देते। उसके पूरे करियर में ये कई बार हुआ, परंतु सच के रास्ते पर चलने वाला मुकेश न कभी थका न कभी रुका। मुकेश के निडर स्वभाव और कार्य करने की पद्धति के कारण आए दिन अखबार में नाम और फोटो छपता रहता था। उसके बहुत से ऐसे युवा फैन बन गए थे जिनके जीवन में भी एक ईमानदारी का एक स्थान था। वे युवा फैन भी मुकेश जैसे ही एक ईमानदार ऑफिसर बनना चाहते थे। मुकेश केवल निडर स्वभाव के कारण ही नहीं जाना चाहता था, बल्कि एक बहुत अच्छे व्यक्तित्व का मालिक भी था। लगभग 6 फुट गोरा रंग, तीखे नैन नक्श, कुल मिलाकर उसे हैंडसम कह सकते हैं। एक बार किसी कार्य के सिलसिले में उसे दिल्ली के एक कॉलेज में जाने का अवसर प्राप्त हुआ, तो उसे देखने के लिए कॉलेज की लड़कियों की भीड़ लग गई। उन लड़कियों में एक लड़की थी प्रतिभा, जो स्वभाव से निडर थी और दिल्ली हाईकोर्ट के जज अरुणोदय सिंह की लड़की थी। प्रतिभा आगे बढ़कर मुकेश के सामने आकर खड़ी हो गई। दाहिना हाथ बढ़ाकर एक मीठी मुस्कान बिखेरते हुए कहा, हेलो, आई एम प्रतिभा, योर बिग फैन। आई लाइक योर एटीट्यूड एंड पर्सनैलिटी, यू आर हैंडसम। मुकेश भी सामने खड़ी प्रतिभा की खूबसूरती से प्रभावित हुआ और मुस्कुराकर अपना हाथ बढ़ा दिया। नाइस टू मीट यू, यू आर वेरी ब्यूटीफुल एंड स्मार्ट, आई लाइक योर स्वीट स्माइल। इसके पश्चात प्रतिभा के जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया। वो रात दिन केवल मुकेश के बारे में सोचती और मन ही मन मुस्कुराती, अपने आप से बातें करती, आईने के सामने खड़ी होकर खुद को निहारती। उसे किसी भी तरह दिन हो या रात चैन नहीं पड़ रहा था। कॉलेज में जाकर भी अपनी सहेलियों से दिन भर यही बातें करती। एक दिन उसकी सहेली ने तो कह दिया, तुझे प्यार हो गया है प्रतिभा, अगर तू इतनी बेचैन है तो जाकर उससे मिल क्यों नहीं लेती। कैसे मिलूं, क्यों उसके ऑफिसर जाकर मिल ले। बाप रे, इतना स्ट्रिक्ट ऑफिसर है, ऑफिस में जाऊंगी तो मुझे भगा देगा, डर लगता है। तू कब डरने लगी प्रतिभा, कॉलेज में तुझ जैसी कोई निडर लड़की दूसरी नहीं है। सचमुच। एक दिन प्रतिभा मुकेश के ऑफिस का पता करके उसे ऑफिस पहुंच गई। उस समय मुकेश ऑफिस में बैठकर ही कुछ कार्य करने में व्यस्त था। किसी ने दरवाजा खोलकर कहा, आई कम इन। बिना देखे ही मुकेश ने जवाब दिया, यस प्लीज कम इन। प्रतिभा जाकर टेबल के सामने खड़ी हो गई तो वैसे ही फाइल में आंखें गड़ाए बिना देखे ही मुकेश ने कहा, प्लीज सिट डाउन। प्रतिभा बैठ गई, इधर उधर देखने लगी दीवारों को। दीवार में कई तरह के सर्टिफिकेट लगे थे। मुकेश अपना काम किए जा रहा था। लगभग 20-15 मिनट हो गए थे। प्रतिभा मुकेश का ध्यान भंग करने के लिए धीरे से कांचने लगी। खांसी की आवाज़ सुनकर अचानक मुकेश ने नज़र उठाई तो देखा सामने एक लड़की बैठी थी। वो तो सोच रहा था उसका कोई कलीग है। वो शक-पका गया और जल्दबाजी में उसके मुंह से बात निकल गई, आप यहाँ कैसे, कोई काम है क्या। प्रतिभा को डर के मारे पसीना छूट गया। क्या कहेगी कुछ समझ नहीं आया तो अचानक ही बोल पड़ी, नहीं कोई काम नहीं है। फिर क्यों आई है आप? आपसे मिलने। बिना काम के तो मुझसे कोई मिलने नहीं आता। नहीं, मैं किसी से मिलता हूँ। इस तरह बिना काम के आप ऑफिस कैसे आ गई, वो भी मेरे केबिन में। आपको मेरे गार्ड ने रोका नहीं? रोका था, परंतु मैंने कहा मैं जज अरुणोदय सिंह की बेटी हूँ और रिपोर्टर हूँ, फिर मुझे उसने आने से नहीं रोका। अच्छा, तो आप जज साहब की बेटी होकर झूठ बोलती है। फिर दिमाग पर जोर डालते हुए मुकेश ने कहा, आप वही है ना जो कॉलेज में मिली थी, सेकंड किया था, आई मीन मेरा बिग फैन। प्रतिभा की ओर देखकर मुकेश मुस्कुरा पड़ा। यस यस ऑफिसर, यू आर राइट। प्रतिभा भी मुस्कुरा पड़ी। प्रतिभा की मुस्कुराहट इतनी खूबसूरत है कि मुकेश उसे देखता ही रह गया। हाँ, अब बताइए, आप चाय लेंगी या कॉफ़ी? प्रतिभा मन ही मन सोचने लगी, इतना बड़ा ऑफिसर है और चाय कॉफ़ी का ऑफर कर रहा है, ये तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। उसने देर किए बिना ही झट से कहा, कोई भी चलेगी। मुकेश ने टेबल पर रखी हुई कॉल बेल बजाई तो एक चपरासी दौड़कर आया और सैल्यूट मारते हुए कहा, यस सर। मोहन, 2 कप कॉफ़ी भिजवा देना और साथ में पानी। हाँ तो प्रतिभा जी, आप कह रही थी मुझसे मिलने आई है, पर मिलने का कोई तो कारण होगा, बिना कारण के तो कोई किसी से क्यों मिलने आएगा। आप मुझे केवल प्रतिभा भी कह सकते हैं। हाँ प्रतिभा, बताइए मैं क्या सेवा कर सकता हूँ। सेवा तो आप कर ही रहे हैं, कॉफ़ी मंगवा ली आपने, ये तो कोई सेवा नहीं। कोई और सेवा हो तो बताओ। मुझे आपका मोबाइल नंबर चाहिए, अगर आप बुरा ना मानो तो। क्यों, मोबाइल नंबर से क्या करेंगे आप? आपसे बात करूँगी। क्यों मुझसे बात करेंगे आप? क्योंकि मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। ओह नाइस, उस दिन कहा था आपने यू आर माई बिग फैन। मुझे नहीं पता था फैन से क्या बात करनी चाहिए। धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। प्रतिभा तिरछी नज़र से मुकेश को देखकर मुस्कुरा पड़ी। प्रतिभा की मुस्कुराहट में न जाने क्या था, मुकेश का दिल जोर जोर से धड़कने लगा।
पहली बार उसने इतनी नज़दीक से किसी खूबसूरत लड़की को देखा और आंखों में आंखें डालकर बातें की थी। कॉलेज में एक दो बार लड़कियों से पाला तो पड़ा, मगर इतनी नज़दीक से कभी बात नहीं हुई। आईएएस ऑफिसर बनकर तो किसी और की नज़र भर देखने का अवसर ही नहीं है। मुकेश को थोड़ी थोड़ी प्रतिभा की आंखों की भाषा समझ में आने लगी। प्रतिभा भी मुकेश की आंखों की भाषा समझ गई। मुकेश ने मोबाइल नंबर दिया, प्रतिभा ने भी मोबाइल नंबर लिया। फिर क्या था, दो जवा दिल एक दूसरे के दीवाने हो गए और बातें होने लगी। फिर दोनों में कभी कभी सीसीडी, कभी किसी रेस्टोरेंट में मिलने लगे। दोनों का प्यार परवान चढ़ा और बात शादी तक पहुंच गई। जज साहब को मुकेश भा गया। इतना अच्छा दामाद मिलेगा उसने सोचा ही नहीं था। उसने फौरन हाँ कर दिया और दोनों की शादी हो गई। शादी के 2 महीने पश्चात ही मुकेश का फिर तबादला हो गया। इस बार वो अकेला नहीं था, उसके साथ उसकी जीवन संगिनी प्रतिभा थी। प्रतिभा को अपने पति का सीधा सच्चा लाइफस्टाइल बहुत भाता था, इसीलिए उसने हर कदम में अपने पति का साथ निभाया। जहाँ जहाँ भी तबादला होता वहीं वहीं जाती पति के साथ। मुकेश को भी प्रतिभा का साथ मिल जाता तो उसका साहस दोगुना हो जाता, कार्य करने की क्षमता भी बढ़ जाती। इस दौरान उसने कई गोरख धंधे करने वालों को जेल में बंद किया। इसमें उसके ससुर जी भी साथ देते थे। इस तरह हर शहर में मुकेश के कुछ दुश्मन, कुछ फैंस तैयार हो गए। दोनों का जीवन बहुत सुखपूर्वक बीतने लगा। दोनों बहुत खुश थे एक दूसरे के विचार से, कार्यशैली से। एक दिन अचानक पता चला प्रतिभा गर्भवती है। इसी दौरान मुकेश का फिर किसी अन्य शहर में तबादला हो गया। इस बार मुकेश ने फैसला लिया कि पत्नी को अब इधर-उधर भागना ठीक नहीं है। उसने निर्णय लिया कि अपनी पत्नी को उसके पापा के घर छोड़ेगा और कुछ महीनों पश्चात स्वयं भी ट्रांसफर लेकर दिल्ली लौट आएगा। प्रतिभा ने भी पति की बातें मान ली और अपने पापा के पास रहने लगी। मुकेश के भी बहुत कोशिश करने के पश्चात आखिर डिलीवरी के पहले ही उसे दिल्ली में तबादला मिल गया। मुकेश फिर से प्रतिभा के साथ अपने घर में रहने लगा। प्रतिभा ने एक सुंदर सी परी जैसी लड़की को जन्म दिया, जिसका नाम रखा जूही। जूही बिल्कुल जूही के फूल जैसे जीवन में खुशबू बिखेरती हुई आई थी प्रतिभा और मुकेश के जीवन में। जूही के जन्म के पश्चात मुकेश ने भी फैसला लिया कि प्रतिभा को अपने साथ लेकर कहीं नहीं जाएगा, परंतु प्रतिभा इसके लिए तैयार ही नहीं हुई। मन मारकर प्रतिभा को कुछ साल मुकेश से अलग रहना पड़ा। जूही जब थोड़ी बड़ी हुई तब दोनों ने मिलकर ये निर्णय लिया, जूही को उसके नाना नानी के पास दिल्ली में ही रहने देंगे। अपने नाना नानी के पास रहकर जूही बड़ी होने लगी। उसके माता पिता पास न होने के कारण नाना नानी ने उसे बहुत लाड प्यार से रखा, जिस कारण वो जिद्दी हो गई थी। जूही को आज भी याद है वो बात। जब वो थोड़ी बड़ी हुई तो उसने अपनी नानी से प्रश्न किया, नानी, मॉम डैड मुझे साथ लेकर क्यों नहीं जाते? बेटा, उनकी नौकरी ही ऐसी है, कभी भी कहीं भी ट्रांसफ़र हो जाता है। कितनी बार तुम्हारे स्कूल को बदलते रहेंगे, इसीलिए तुम्हें दिल्ली में छोड़ा है। तुम क्यों पूछ रही हो बेटा? मॉम डैड को बहुत मिस करती हो क्या? सर पर हाथ फेरते हुए प्यार से नानी ने पूछा। नानी, मॉम डैड एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं ना, इसीलिए अलग नहीं रहते। नानी ने समझाते हुए कहा, हाँ बेटा, दोनों ने लव मैरिज किया था, दोनों एक दूसरे के लिए पागल थे। तुम्हें उनके पास जाना है क्या? नहीं नहीं नानी, मैंने तो यूं ही पूछा। मेरे इतने सारे दोस्त हो गए हैं यहाँ, दोस्तों को छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगी। एक दोस्त तो बहुत ही अच्छा है, जो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, आदित्य चोपड़ा। किसी बिजनेसमैन का लड़का है, मुझे बहुत पसंद करता है, मुझे भी वो बहुत पसंद है। उस समय जूही क्लास 8th में पढ़ती थी। देखना जूही, संभल के रहना, अभी से प्यार व्यार के चक्कर में मत पड़ना। अभी तो तुम्हें अपना करियर बनाना है। तेरी माँ भी इसी प्यार में पागल होकर जल्दी जल्दी शादी कर ली, नहीं तो तेरे नाना जी तेरी माँ को लॉयर बनाना चाहते थे। प्यार कोई करता है क्या नानी? प्यार तो जब होता है तो हो जाता है, फिर दुनिया की कोई भी ताकत उसे रोक नहीं पाती। एक मुस्कान बिखेर कर जूही ने कहा, तेरी माँ की तरह प्यार करके जल्दी जल्दी शादी मत करना। तेरे नाना तुझे विदेश भेजना चाहते हैं MBA करने के लिए। विदेश तो मुझे भी जाना है, और शादी कौन करना चाहता है? मैं तो किसी को बहुत अच्छे से जाने पहचाने बिना शादी नहीं करने वाली। शादी करके उसके पीछे पीछे नहीं घूमने चाहती। पढ़ लिख कर मेरा भी एक अच्छा करियर होगा, बिल्कुल अपने हिसाब से जीना चाहती हूँ। इसीलिए कहती हूँ दोस्तीबाजी भी थोड़ी कम किया कर। पर तू सुनती कहाँ है? तेरे नाना जी तो तुझे कुछ नहीं कहते, बिल्कुल आज़ाद छोड़ा है, और कहते हैं मेरी जूही बहुत समझदार है। जूही अपने नाना नानी के साथ बहुत खुश थी, स्वतंत्र जिंदगी जी रही थी। मुकेश का जीवन जीने का ढंग तो वैसा ही रहा, कभी इस शहर कभी उस शहर। नाना नानी से बहुत ज़्यादा लाड प्यार मिलने के कारण
जूही थोड़ी जिद्दी हो गई थी, परंतु उससे मुकेश को कोई परेशानी नहीं थी। उसने कहा, अभी वो बच्ची है, मैं भी पास में नहीं रहता। नाना नानी का प्यार मिलता है तो जिद करती है, बड़ी हो जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा। प्रतिभा आश्वस्त हो जाती, फिर भी उसके मन में कोई न कोई बात खटकती। वो पति के साथ रहती मगर अपनी बेटी को भी बहुत मिस करती। कभी कभी जीवन में ऐसा होता है, जो चाहता है इंसान वो नहीं कर पाता। प्रतिभा मुकेश के साथ भी ऐसा ही था। मुकेश सच का रास्ता नहीं छोड़ेगा तो समय भी उससे परीक्षा लेगा। सच के रास्ते पर चलते चलते मुकेश ने कांटों की चुभन परंतु सही, परंतु उसने कभी सच का रास्ता नहीं छोड़ा। जूही की 10वीं कक्षा का परिणाम देखकर उसके नाना नानी, मॉम डैड सभी बहुत खुश थे। जूही जितना दोस्तों की संगत में बैठती घूमती, उसका पढ़ाई पर बुरा असर नहीं पड़ता। 10वीं कक्षा में जूही ऑल इंडिया लेवल पर मेरिट में आई। उसने कॉमर्स लेकर पढ़ने का निर्णय लिया। नाना नानी भी वही चाहते थे। जैसे ही आदित्य चोपड़ा को पता चला कि जूही कॉमर्स सब्जेक्ट लेने वाली है, तो उसने भी अपना निर्णय बदल लिया और कॉमर्स लेने का फैसला किया। आदित्य और जूही अक्सर एक ही डेस्क पर बैठते। क्लास में दोनों को लेकर कक्षा में बहुत बातें होती, मगर इन सब से उनकी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता। दोनों का स्वभाव है बिंदास रहने का और बिंदास ही रहते। घूम फिरकर वही एक डेस्क पर बैठ जाते। दोनों में नोट्स का अदला बदला भी बहुत होता। एक दूसरे को मदद करने के लिए दोनों कभी पीछे नहीं हटते। कई बार आदित्य नोट्स में छिपाकर कुछ लिख देता, जैसे यू आर वेरी ब्यूटीफुल, योर स्माइल इज वेरी ब्यूटीफुल, आई लाइक योर स्माइल, आदि आदि। जूही पढ़कर एक मुस्कान बिखेर देती और रिप्लाई भी करती, आई लाइक यू आदित्य, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, कभी मुझसे बिछड़ना मत। छुट्टी के दिनों में नाना से रुपए लेकर आदित्य के साथ मॉल घूमने जाती, मूवी देखती, खूब सारी खरीदारी करके आती। आदित्य भी कुछ लेकर उसे देता, वो भी आदित्य को कुछ गिफ्ट करती। इस तरह धीरे धीरे दोनों की चाहत ने प्यार का रूप कब लेना शुरू किया, दोनों को ही पता नहीं चला। ये प्यार था या एक आकर्षण, ये कहना मुश्किल है, परंतु दोनों एक दूसरे के दीवाने जरूर थे। जूही की नानी को उसका बदला हुआ व्यवहार, उठने बैठने का ढंग थोड़ा सा अटपटा लगा, तो एक दिन पूछा, क्या बात है जूही, आजकल तो अकेली अकेली मुस्कुराती है, आईने के सामने खड़ी होकर खुद को निहारती है, कभी कभी अपने आप से बातें भी करती है, सब कुछ ठीक तो है ना, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं, किसी से इश्क विश्क तो नहीं हो गया क्या? नानी तुम भी ना, पता नहीं क्यों तुम मुझे हमेशा देखती रहती हो, तुमने कभी इश्क किया है क्या? नानी को दोनों हाथों में पकड़कर प्यार से पुचकार देती और पूछती, चल हट बदमाश कहीं की, अपने जमाने में कहीं इश्क करने को मिलता था क्या? थोड़ी सी बड़ी हुई तो माँ बाप ने पकड़कर तेरे नाना से शादी कर दी और रोते रोते ससुराल आ गई। आपने इश्क विश्क नहीं समझ आता तो क्या नाना ने तुमसे कभी इश्क किया ही नहीं, बिना इश्क किए ही जीवन निकाल दिया? हाय राम, ऐसा भी होता है क्या? मैं तो बिना इश्क किए किसी से शादी नहीं करूंगी। वो तो तेरे ढंग देख के ही पता चल रहा है, नाना के लाड प्यार में बहुत बिगड़ गई है तू। मुझे तो कुछ कहने ही नहीं देते, अगर कभी कुछ कह दिया तो फिर तो मेरी शामत आ गई, तेरे मॉम डैड से तेरी शिकायत करनी पड़ेगी। कर दो शिकायत, मैं नहीं डरती, उन्होंने भी तो इश्क करके शादी की, फिर मैं क्यों नहीं कर सकती? अच्छा, तो तुझे सारी बातें बताकर मैंने गलती की है, तेरे मॉम डैड सुनेंगे तो मुझे बुरा ही कहेंगे। खबरदार, जो तूने कभी मॉम डैड से इस बारे में कुछ कहा तो मैं तुझसे बात नहीं करूंगी। नहीं कहूँगी नानी, मैं तो मजाक कर रही थी और आप बुरा मान गई। मेरी नानी मुझसे बात नहीं करेगी तो मेरा खाना कैसे हजम होगा? नानू को तो समय ही नहीं मिलता मुझसे बात करने का, जब देखो तब उलझे रहते हैं। मुजरिमों को बीच में नहीं बाबा, नहीं, मुझे नहीं बनना लॉयर। नाना चाहते थे ना मुझे लॉयर बनाना, अपनी बेटी को तो नहीं बना पाए, इसीलिए अपनी इच्छा मुझ पर थोपना चाहते हैं। मुझे तो MBA करना है लंदन से, आदित्य भी जाएगा लंदन MBA करने, बड़ा मजा आएगा, दो दोस्त साथ मिलकर जाएंगे। जूही खिलखिलाकर हंस पड़ी, तो तूने अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ मिलकर प्रोग्राम भी बना लिया, सोच लिया लंदन जाना है? मम्मी पापा को कुछ पता भी है? उन्हें बताने की आवश्यकता ही है क्या? उनकी राय जानना आवश्यक है नहीं है क्या? पढ़ाई तो मुझे करनी है नानी, करियर भी मुझे बनाना है, फिर मॉम डैड से पूछना क्यों? उनके हिसाब से मुझे पढ़ाई करनी पड़ेगी क्या? उन्होंने जब इश्क किया था आपसे पूछा था क्या? नानू तो मम को लॉयर बनाना चाहते थे पर वो तो नहीं बनी, मुझे MBA करना है, उनसे पूछकर क्यों करना है? एक बार जब सब फाइनल हो जाएगा तो उनको बता दूंगी कि मैं लंदन जा रही हूँ। नानू तो तैयार है मुझे लंदन भेजने के लिए। खुशी से उछल पड़ी जूही। जूही की बात सुनकर उस दिन नानी चुप हो गई, कुछ कहा नहीं, मगर मन ही मन सोचने लगी, अपने नाना से प्यार पाकर दिन प्रतिदिन ये लड़की बिगड़ती जा रही है। इसके मम्मी पापा को तो चिंता ही नहीं है, लड़की हमें सौंप दी, बस फुर्सत हो गए। मेरी बात तो बिल्कुल भी नहीं सुनती। नाना नाना और पोती मिलकर पता नहीं क्या क्या खिचड़ी पकाते रहते हैं।
लंदन पढ़ने जाएगी अच्छी बात है, परंतु इसमें आदित्य को जकड़ने की क्या जरूरत। पता नहीं इस आदित्य के साथ मिलकर कौन सा गुल खिला रही है। एक तो बड़े बाप का बेटा, हमारे साथ कोई तालमेल ही नहीं है। कहीं इसके कदम बह गए तो संभलने का मौका ही नहीं मिलेगा। क्या हुआ नानी, एकदम चुप हो गई, क्या सोच रही हो। जूही ने नानी को झकझोरा। कुछ नहीं, यूं ही तेरे बारे में सोच रही थी। तू अगर लंदन चली जाएगी तो पूरा घर सूना हो जाएगा। तेरे बिना कैसे रहूंगी, वही सोच रही थी। अरे नानी, मैं अभी कौन सी जा रही हूँ। 12th पास करने के बाद भी बीकॉम करूंगी किसी अच्छे कॉलेज से, उसके बाद लंदन जाना। अभी भी 3 साल है। आप अभी से चिंता करने लगी। अभी तो मुझे संडे को स्कूल की ओर से टूर में जाना है। हम लोग 1 हफ्ता के लिए जा रहे हैं, सब लड़के लड़कियां मिलकर। बड़ा मजा आएगा। कहाँ जा रही है। हम जा रहे हैं कुल्लू मनाली। बहुत सुंदर जगह है। आदित्य कह रहा था अपने मॉम डैड के साथ पहले जा चुका है। उसके मॉम डैड तो हर बार गर्मी में वहीं समय बिताते हैं। जूही खुशी से चहक रही थी। नाना को पता है। नहीं, आज नाना को बताना है। नानी इतनी देर से आते हैं, आकर थक जाते हैं, इसलिए अभी तक नहीं बताया, पर आज बताना ही है क्योंकि टीचर ने फंड जमा करने के लिए कहा। सबके लिए गाड़ी रिजर्व करनी है। साथ में टीचर जा रही है ना। हाँ, लड़कियों के लिए एक लेडी टीचर और लड़कों के लिए जेंट्स टीचर। आज शुक्रवार है, बीच में केवल एक दिन रह गया है। कितने दिन के लिए जा रही है। हम लोग 1 वीक के लिए जा रहे हैं। अरे, मैं तो भूल ही गई थी। इसी संडे को तो तुम्हारे मम्मी पापा आने वाले हैं, फिर उनसे मुलाकात ही नहीं होगी क्योंकि उन लोग फिर शनिवार को ही निकल जाएंगे। तू कब आएगी। मॉम डैड आ रहे हैं, आपने बताया ही नहीं, पर मुझे तो इस बार जाना ही है नानी। अभी तक मैं कुल्लू मनाली नहीं गई। डैड इतना बिजी रहते हैं कि कभी लेकर ही नहीं गए। ये मौका मैं अपने हाथ से नहीं जाने दूंगी। मैं संडे दोपहर तक आ जाऊंगी, तब तक तो मॉम डैड निकल भी जाएंगे। कोई बात नहीं, अगली बार आएंगे तो मिल लूंगी। तू जाने, तेरे मम्मी पापा जाने, मैं इसमें क्या बोलूँ। तो कुछ कुछ बोलूंगी तो सुनेगी नहीं। इतनी जिद्दी है, नाना की लाडली। केवल नाना की लाडली हूँ क्या, आपकी लाडली नहीं। फिर नानू कभी मुझे डांटते हैं तो आप उनसे झगड़ते क्यों हो। वो तो इसीलिए कि तू रोने लग जाती है, और कुछ नहीं। अच्छा नानी, एक बार मेरी आंखों में आंखें मिलाकर कहो कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती, फिर मैं मान जाऊंगी। ऐसे ही मुझे शैतान की नानी नहीं बोलती। तू सच में शैतान की नानी है। शैतान की नानी या नानी की शैतान। जूही की बात सुनकर नानी जोर से हंस पड़ी तो जूही भी हंस पड़ी। तुम दोनों किस बात पर इतनी जोर जोर से ठाके मार रहे हो। मुझे भी सुनाओ, मैं तो थोड़ी देर के लिए हंस लूं, वरना दिन भर मुजरिम और वकील की बातें सुनते सुनते दिमाग थक जाता है। घर के अंदर प्रवेश करते ही नाना जी ने कहा, आपकी शैतान जूही जहाँ पर हो वहाँ पर कोई बिना हंसे रह सकता है क्या। आखिर मेरी जूही है, तुम्हारी होती तो तुम दिन भर रुलाती रहती। आते ही उल्हाना देना शुरू कर दिया आपने। मुंह फुला लिया नानी जी ने। आप आ गए नानू, आइए, आप आकर बैठ जाइए। मैं आपके लिए चाय बना देती हूँ गर्मा गर्म, सारी थकान दूर हो जाएगी। हाथ से ब्रीफकेस लेते हुए जूही ने कहा, देखा मेरी परेशानी को कितना समझती है, वरना तुम तो आते ही शिकायतों का पुलिंदा लेकर बैठ जाती हो, फिर आप मुझे उलाहना दे रहे हैं। नानू, क्यों लड़ रहे हैं आप दोनों बच्चों के जैसे। आप एक बहुत ही अच्छी खबर सुनो। संडे को हम सब क्लासमेट मिलकर कुल्लू मनाली जा रहे हैं। मुझे बहुत सारी खरीदारी करनी है। आपका क्रेडिट कार्ड चाहिए। बस इतनी सी बात। वॉलेट से क्रेडिट कार्ड कर निकाल कर देते हुए नाना ने कहा, ले, जितनी तुझे खरीदारी है कर लेना, बस खुश रहना। तेरे मुख पर मुस्कुराहट मुझे बहुत अच्छी लगती है। आपके इसी लाड प्यार ने तो इसे इतना बिगाड़ दिया है। क्या बिगाड़ दिया है। हमेशा क्लास में अच्छा रिजल्ट लेकर आती है। ऐसा क्या करती है जो तुम फिर से झगड़ा करने वाली बात कर रही हो। नाना जी ने चिढ़ते हुए कहा, आपको फुर्सत कहाँ है इसके बारे में जानने की। हमेशा जुबान पर एक लड़के का नाम रहता है। पता नहीं क्या चल रहा है दोनों के बीच में। मुझे तो चिंता होती है कभी कभी। नानू, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, क्लासमेट भी है। नानी तो बस यूं ही बातों का बतंगड़ बना लेती है। तेरी नानी की इसी आदत से तो मैं परेशान हूँ। राय को पहाड़ बनाकर ऐसा प्रस्तुत करती है कि सामने वाला घबराकर हार्ट अटैक आ जाए। ये कहकर नाना जी हंसने लगे। नानू की इस बेपरवाह हंसी आज भी जूही के कानों में गूंजती है तो दिल में खलबली सी होने लगती है। कितना विश्वास था नानू को मुझ पर, जब उनका विश्वास टूटा था। नहीं नहीं, मैं पुरानी बातें नहीं सोचना चाहती। दिल अंधेरे रास्ते पर भटकने लगता है। जूही के मानस पटल पर आज भी सारी बातें ऐसे अंकित है जैसे कल की ही घटना है। भुलाई नहीं भूलते वो प्यार भरे पल। जब भी याद आती है तो आंखों की कोरे गीली ना हो, ऐसा संभव ही नहीं होता। नाना और नानी ने तो सब कुछ उड़ेल कर उसे दे दिया था, परंतु वो सचमुच क्या नाना नानी को खुशी दे पाई थी। आज भी ये बात सोचने बैठ जाती है तो ऐसा लगता है जैसा कहीं कुछ तो कमी रह गई है। नाना नानी के उस प्यार के बदले, उस विश्वास के बदले वो विश्वास नहीं दे पाई थी।
आज भी बात याद आती है तो दिल में एक हुक सी उठती है जो दिल को लहूलुहान कर देती है। कुल्लू मनाली का वो सफ़र तो जूही के दिल में ऐसा बस गया कि जब भी फुर्सत का वक्त मिलता है सारा दृश्य आंखों के सामने घूम जाता है। सब लोगों ने मिलकर बस में बहुत मस्ती की, अंतराक्षरी का खेल और एक के बाद एक रोमांटिक गानों का दौर चला। जूही और आदित्य एक ही सीट पर बैठे थे और गानों का मजा ले रहे थे। बीच-बीच में दोनों मिलकर गाना भी गा रहे थे। सुंदर वादियों और पहाड़ों में हाथों में हाथ डाले घूम रहे थे जूही और आदित्य। उनको देखकर दूसरी सहेलियां और दोस्त पीछे से फिक्र कस रहे थे और हंस रहे थे, मगर दोनों के सेहत पर कोई असर नहीं पड़ा था। सबसे बेखबर दोनों अपनी ही दुनिया में ऐसे खोए हुए थे जैसे इन वादियों में केवल वे दोनों ही घूम रहे हैं। दोनों को इस तरह घूमना टीचर्स को पसंद नहीं आया तो उन्होंने बुलाकर कहा, जूही, आदित्य, तुम दोनों सबके साथ मिलकर क्यों नहीं घूम रहे हो? दोनों अकेले कहीं अलग दुनिया में खोए हुए से लग रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। चलो तुम दोनों सबके साथ मिलकर घूमो, सबसे बातें करो। ऐसे टूर का यही तो अर्थ होता है कि सब में एक दोस्ताना ताल्लुकात हो जाए, एक दूसरे से बातें शेयर करो, अपने विचार शेयर करो, तभी तो ऐसी जगह घूमने का मजा आता है। सब मिलकर फोटोग्राफी भी करो, ये एक ऐसी मेमोरी रहेगी स्कूल लाइफ की जो आगे चलकर सबको बहुत याद आएगी। टीचर की बात सुनकर आदित्य और जूही कुछ देर तो सबके साथ घूमते रहे, फिर वही ढाक के तीन पात। आखिर टीचर ने कुछ कहना ही छोड़ दिया। सोचा ये टूर ऐसा है कि इसमें सबको पूरी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, अधिक रोक टोक अच्छा नहीं होगा सेहत के लिए। जाने दो, जिसे जो अच्छा लगे करने दो। टीचर्स भी बेफिक्र होकर घूमने का आनंद उठा रहे थे। आदित्य और जूही ने वादियों में, पहाड़ों में घूमकर खूब फोटोग्राफी की और खूब सारी यादें बटोर कर ले आए। केवल फोटो ही नहीं, साथ साथ कीमती समय बिताने की खूबसूरत यादें थी दिल में। इस टूर के पश्चात दोनों और करीब आ गए। अब तो आए दिन दोनों में फोन पे बातें भी होने लगी जो नानी से नहीं छुप पाई। नानी ने सोचा ऐसी बातें तो लवर्स के बीच में होती है, किसी दोस्तों के बीच में नहीं। भला कोई दोस्त रोज रोज फोन पर बात क्यों करेगा? उसके मन में बात खटकने लगी तो उसने अपने हस्बैंड अर्थात नाना जी से ये बात कही तो उन्होंने कहा, अभी उम्र है दोस्ती करने की, एक दूसरे को जानने की। इस उम्र में अपोजिट सेक्स के प्रति आकर्षण होता है, ये साधारण बात है। समय बदल गया है, तुम्हारा हमारा समय अलग था। इनको अपनी जिंदगी जी भर के जी लेने दो, इसके बाद पता नहीं कौन कहाँ चला जाएगा। अगर हमारी जूही लंदन चली गई जाएगी तो वहाँ पर जाकर क्या करेगी, हमें हमेशा पता चलेगा क्या? हमें उस पर भरोसा करना चाहिए। तुम मुझे अच्छी बुरी बातों की सीख दे देना, बाकी उसके ऊपर छोड़ दो। जिंदगी तो उसी को जीना है, हम कब तक रहेंगे उसके साथ। मुझे पूरा विश्वास है उस पर कि वो हमारा विश्वास कभी नहीं तोड़ेगी। आपका कहना सही है, आपका विश्वास भी, मगर स्कूल में पढ़ते पढ़ते किसी लड़के के साथ इतना ज़्यादा घुलना मिलना ठीक नहीं है। अभी तो जिंदगी पड़ी हुई है सामने, जब समय आएगा तो कर लेगी इश्क विश्क, जैसे हमारी प्रतिभा ने की थी। हमने उसका विरोध किया था क्या? अच्छा लड़का था इसीलिए शादी भी कर दी थी। आप तो उसके मम्मी पापा से बात कर लेना इस बारे में। मैं हाई कोर्ट का जज हूँ, जीवन भर बहुत से केसेस सॉल्व किए, बुरे से बुरे केसेस सॉल्व किए। तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? उसके मम्मी पापा ने अपनी बेटी जूही को हमारे भरोसे छोड़ दिया है तो उन्हें क्यों परेशान करें? वे समझेंगे कि हम जूही की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते, उसी के कारण ही तो हमारे जीवन में इतनी चहल पहल बनी रहती है, वरना हम दोनों तो ठूठा आम के पेड़ है। अगर उसके मम्मी पापा जूही को ले गए तो सुना हो जाएगा जीवन हमारा। कहाँ जाएगी जूही? तो रहेगी हमारे पास, परंतु उसके बारे में सारी बातें उसके मम्मी पापा को भी तो पता होनी चाहिए। बस मैं यही समझाना चाहती हूँ, परंतु तुम समझने को तैयार ही नहीं। कल को जूही लंदन चली जाएगी तब क्या करोगे? हमारा जीवन सूना नहीं हो जाएगा। तुम चिंता मत करो, आने दो प्रतिभा और मुकेश को, उनसे बात करेंगे। इस वक्त मैं थोड़ा आराम करना चाहता हूँ। दिन भर इतने बुरे बुरे केसेस सॉल्व करते रहते, उसके बाद दिमाग काम नहीं करता। उस दिन नानी जी चुप हो गई तो बात वहीं पर खत्म हो गई। जूही के मम्मी पापा और प्रतिभा मुकेश जब घर आए तो नाना जी से रहा नहीं गया। उसने एक दिन जूही की इस बारे में सारी बातें कर डाली तो दोनों ने गंभीरता से नहीं ले कहा, इस उम्र में ऐसा होता है। हमारी जूही बहुत समझदार है, ये तो उसके एकेडमिक परफॉर्मेंस से पता चल जाता है। वो बिंदास नेचर की, इसलिए बिंदास होकर अपना जीवन जीती है, परंतु अपनी पढ़ाई पर कोई असर नहीं होने देती। यही हमारे लिए क्या कम है? परंतु मुकेश को ये नहीं पता था कि आदित्य अखिलेश चोपड़ा का बेटा। अगर पता होता तो जाने कौन सा कदम उठाता, क्योंकि अखिलेश चोपड़ा और उसका तो 36 का आंकड़ा है। जूही स्कूल टूर पर गई है, सुनकर दोनों को बड़ी खुशी हुई। उनको कभी ऐसा वक्त नहीं मिला कि बेटी को लेकर हिल स्टेशन की सैर करते। कभी कभी तो घर में बैठकर प्रतिभा भी बोर हो जाती, परंतु मुकेश की आदत से वो परिचित थी। वो अपने काम छोड़कर हिल स्टेशन घूमने जाएगा, ये सोचना भी कई बार सपने जैसा लगता। हाँ, एक बार जरूर उन
गोवा होकर आए हैं, उसके बाद तो कई साल हो गए, कहीं जाना ही नहीं हुआ। दोनों की बातें सुनकर नानी जी चुप हो गई, कहने को कुछ नहीं रह गया। जैसे जैसे दोनों किशोर उम्र से यौवन की दहलीज पर कदम रखने लगे, वैसे वैसे दोनों की नज़दीकियां और बढ़ने लगी। अब तो दोनों को लेकर स्कूल में भी काफ़ी चर्चाएं होने लगी। पढ़ाई में भी दोनों अव्वल, दोस्ती और इश्क में भी अव्वल, ये जुमला सबकी जुबान पर। दोनों इस बात से बिल्कुल भी परेशान नहीं होते, क्योंकि ये जुमला दोनों को अधिक खुशी देता बजाय दुख के। सभी टीचर्स भी दोनों के एकेडमिक परफॉर्मेंस को देखकर खामोश हो जाते, क्योंकि दोनों का परफॉर्मेंस स्कूल के लिए मायने रखता था। एक बार स्कूल की प्रिंसिपल सिस्टर मार्गरेटा ने बुलाकर दोनों को समझाया, तुम दोनों का एकेडमिक परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, इससे हम सब खुश हैं, मगर तुम दोनों की दोस्ती स्कूल में चर्चा का विषय बन गया है। यू शुड कंट्रोल योर सेल्फ, आई एम एक्सपेक्टिंग दिस फ्रॉम यू, आई थिंक यू विल कीप दैट इन माइंड। यस सिस्टर, वी वॉन्ट फॉरगेट इट, दोनों ने सिर झुकाकर कहा। उस दिन से दोनों स्कूल में एक डेस्क पर बैठना छोड़ दिया, स्वयं पर संयम बरतने की कोशिश की। उन दोनों के इस रवैये से भी उनके दोस्त और क्लासमेट को परेशानी होने लगी। इस बात से भी उन लोग कमेंट करने में पीछे नहीं हटते, आजकल सोहनी माहीवाल को क्या हो गया, एक डेस्क पर बैठना छोड़ दिया, कहीं लड़ाई तो नहीं हो गई। फिर जोर जोर से सब हंसने लगते। एक क्लासमेट तो क्लास के फ्री मिलते ही गाना शुरू कर दिया, दो हंसों का जोड़ा बिछड़ गया, अरे गजब भयो रामा, जुलम भयो रे। पूरी क्लास हंसी की गूंज से गूंजने लगी। एक ने कहा, तुम लोगों को पता भी है किनको फिक्रे कस रहे हो, एक के डैड आईएएस ऑफिसर है, एक के डैड शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन। अगर घर में तुम लोगों की शिकायत कर दी तो शामत आ जाएगी, प्रिंसिपल के पास शिकायत पहुंच गई ना तो रेस्टिगेट कर दिए जाओगे। फिर हंसी की गूंज से क्लास गूंज उठी। दूसरे ने कहा, तो क्या हुआ, मेरे डैड सुप्रीम कोर्ट में जज है, अगर तिहाड़ में बंद हो गए तो डैड छुड़ा लेंगे, चिंता किस बात की। फिर हंसी की गूंज। अब तो आए दिन यही सब दोनों को सुनने की आदत सी पड़ गई थी। एक साथ बैठो तो मुश्किल, अलग बैठो तो मुश्किल। वैसे सच कहे तो ये मुश्किल दोनों ने ही पैदा की थी। अपनी नासमझी के कारण दोनों अपने ही जाल में फंस गए, पर इस बात का भी नकार नहीं सकते कि इस मसालेदार नोकझोंक में दोनों को मजा आने लगा था, क्योंकि उम्र ही ऐसी थी, दोनों एक दूसरे के दीवाने भी थे। जब सब लोग फिक्रे कसकर ताने मारकर अपना समय व्यतीत करते थे, उस समय दोनों अपनी अपनी पढ़ाई में लगे रहते। दोनों ने मिलकर ये तय किया था कि जो लोग उनकी हंसी उड़ाते उन लोगों के मुंह पर तमाचा मारना है, और ये तमाचा अपने अच्छे रिजल्ट से मारेंगे। वही हुआ। दोनों की इच्छा शक्ति बहुत प्रबल थी। क्लास 11th का रिजल्ट आया तो आदित्य प्रथम और जूही ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। सबके गालों पर तमाचा पड़ गया। धीरे धीरे सब चुप हो गए। प्रिंसिपल सिस्टर मार्गरेटा भी दोनों के रिजल्ट से बहुत खुश हुई और अपने कमरे में बुलाकर दोनों को बधाई दी। दोनों का अगला डेस्टिनेशन 12th क्लास की बोर्ड में पूरे देश में मेरिट लिस्ट में अपना नाम दर्ज कराना। दोनों ने एक साथ एक कोचिंग क्लास ज्वाइन की और गर्मी की छुट्टियों में रेगुलरली कोचिंग क्लास जाने लगे। उम्र के साथ साथ दोनों में थोड़ी सी गंभीरता भी आने लगी थी। हालांकि दोनों की दोस्ती में कहीं से भी कोई कमी नहीं हुई। जिस तरह एक दूसरे के दीवाने थे, उस तरह पढ़ाई के प्रति भी दोनों गंभीर थे, क्योंकि दोनों को दिल्ली के सबसे अच्छे कॉमर्स कॉलेज में एडमिशन चाहिए था। अलग अलग कॉलेज में जाना दोनों को ही मंजूर नहीं था। तो दोस्तों, आगे ऐसा क्या हुआ कि हमारी प्यारी सी चुलबुली जूही को आज अपनी बेटी लेखा के साथ अकेले जीवन व्यतीत करना पड़ रहा था। और जब लेखा को अपने पिता की पूरी सच्चाई पता चलेगी तो वो क्या करेगी, क्या हुआ था आगे जूही और आदित्य की जिंदगी में, जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग जरूर देखें। धन्यवाद।